हेलो फ्रेंड्स। अब आज मैं मुस्लिम लॉ के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जुडिशियल एग्ज़ाम्स में अक्सर आते हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, जिनकी जानकारी या जिन्हें याद रखना इम्पॉर्टेंट है, वो हम आज डिस्कस करेंगे। और इनके लास्ट वीडियोस में हमने जो मुस्लिम लॉ के टॉपिक्स थे उन सब के बारे में लगभग बताया है। वो टॉपिक्स आपको समझ आ गए होंगे और उन्हीं टॉपिक्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो जुडिशियल एग्ज़ाम्स के लिए हैं, वो कुछ बुक्स के कुछ अनसॉल्व के हैं, वो हम आप लोगों से डिस्कस करते हैं। और अगर इन्हें आप एक बार याद कर लेंगे तो जुडिशियल एग्ज़ाम्स में बहुत ही मदद मिलेगी। इसमें से क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ द मुस्लिम लॉ? मुस्लिम लॉ के मेन सोर्स क्या क्या हैं? मुस्लिम लॉ का मेन सोर्स कुरान, सुन्नत, हदीस एंड कियास, ये चार, इज्मा, ये पांच जो हैं इसके सोर्स हैं। कौन कौन सा? कुरान, सुन्नत, हदीस, इज्मा एंड कियास। इसमें हमने एक नहीं लिखा हुआ है, तो ये इसके पांच सोर्स हैं मुस्लिम के। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस इज नोन एज, मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस का को हम किस से जानते हैं? फिका, फिका के नाम से मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस को हम जानते हैं, इसे याद रखना है। क्वेश्चन नंबर थ्री, पीपल मुहम्मद्स जर्नी टू मदीना मार्क्ड बाय बिगनिंग ऑफ ए न्यू एरा कार्ड। ये जो मोहम्मद साहब का था, प्रोफेट मोहम्मद साहब, उनकी जो मदीना की जो बिगनिंग यात्रा थी उसको हम क्या कहते हैं? हिजरा। उसको हम हिजरा के नाम से कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फोर, इस्लामिक लॉज इज नॉन एज, मुस्लिम लॉ को हम किससे जानते हैं? उसको हम जानते हैं, पढ़ाया हमने, शरिया से। मुस्लिम लॉ को हम शरिया के नाम से जानते हैं, शरिया को कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ इज, मुस्लिम लॉ का सबसे बेसिक सोर्स क्या है जिससे हम मुस्लिम लॉ को जानते हैं, जहां से बना हुआ है? इसको हमने सबसे फर्स्ट उसमें पढ़ाया था कि इसमें कुरान से हम इसकी शुरुआत करते हैं, जो मोहम्मद साहब और गॉड के बीच में दूत द्वारा बताया गया, उसको उसमें लिखा गया और वही उसका बेसिक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, फॉर ए वैलिड मुस्लिम मैरिज, मुस्लिम मैरिज जो है वो वैलिड कब होगी? कब मुस्लिम मैरिज को वैलिड माना जाएगा? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी द सेम टाइम एंड सेम प्लेस। जो ऑफर है कि आपको निगाह कबूल है, और उधर से अगर एक्सेप्टेंस, इट मीन्स कबूल का वर्ड आता है, तब वो वैलिड होगी। अगर कबूल का वर्ड नहीं आता देन मैरिड वैलिड नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर सेवन, इसका शरीयत एक्ट 1937 कंटेन्स ओनली, शरीयत में कितने सेक्शंस हैं, कितने पार्ट में उसको डिवाइड किया गया? तो शरीयत में केवल और केवल 6 सेक्शंस हैं, 6 सेक्शंस हैं जिन्हें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 8, मैरिज ऑफ मुस्लिम लॉ इज, मुस्लिम लॉ की मैरिज क्या है? ए सिविल कॉन्ट्रैक्ट, मुस्लिम लॉ की मैरिज सिविल कॉन्ट्रैक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9, ए मुस्लिम कैन मैरी एनी नंबर ऑफ वाइफ्स नॉट एक्सीडिंग 4, नॉट एक्सीडिंग 4 if a Muslim marries a fifth wife, such a marriage shall be, कोई भी मुस्लिम मैक्सिमम मैरिज 4 कर सकता है,
4 मैरिज कर सकता है, लेकिन अगर वो 5वीं मैरिज करता है तो उसकी मैरिज इनवैलिड या वाइड या वाइडेबल नहीं होगी, उसकी मैरिज क्या होगी, इर्रेगुलर होगी। क्योंकि रेगुलर में उनको क्या कहा गया कि आप 4 मैरिज तक 4 निकाह कर सकते हैं और सबको बराबर का राइट देंगे। अगर वो 5वीं कर देता है तो ऐसा नहीं कि इनवैलिड हो जाएगी, वो इर्रेगुलर होगी, वो मैरिज इर्रेगुलर होगी। क्वेश्चन नंबर 10, इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए मुस्लिम मैरिज आर। मुस्लिम मैरिज के जो बेसिक रिक्वायरमेंट हैं वो क्या क्या हैं, कबूल एंड इज़्ज़त। उसके दोनों चीजें बेसिक हैं, कबूल एंड इज़्ज़त। अभी इसमें से हमने जस्ट बिफोर बताया है कि एक्सेप्टेंस जरूरी है, उसकी एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द एज ऑफ पबर्टी फॉर ए मुस्लिम मैरिज। मुस्लिम मैरिज के लिए एज क्या निर्धारित की गई, 15 ईयर्स, 15 साल। उसमें से मुस्लिम मैरिज के पेबरिटी की एज डिफाइन की गई है, बताई गई है। उसमें 15 ईयर्स के बारे में हमको बताना है कि 15 साल उसकी एज रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 12, मैरिज बाय ए मुस्लिम विद हिज रियल सिस्टर इज। जो रियल सिस्टर है, रियल डॉटर है, कुछ ऐसे रिलेशंस हैं जिसमें मुस्लिम मैरिज को प्रोहिबिटेड किया गया, तो वो जिसमें प्रोहिबिटेड किया गया वो ही केवल वाइडेबल हो सकती है, बाकी मैरिज इर्रेगुलर होंगी, वाइड या वाइडेबल नहीं होंगी। जैसे रियल सिस्टर से अगर आप मैरिज कर लेते हैं तो वो वाइडेबल होगी, वही मैरिज वाइडेबल होगी। क्वेश्चन नंबर 13, सुन्नी मुस्लिम्स कंसीडर मुता मैरिज एज। सुन्नी मुस्लिम जो है वो मुता मैरिज को क्या करते हैं, उनमें वाइड होती है। मुता मैरिज इसमें हमने डिस्कस किया था, मुता मैरिज वो मैरिज होती है जो केवल और केवल एंजॉयमेंट के लिए की जाती है, वो मुता मैरिज होती है। और मुता मैरिज में जब उसको हम खत्म करते हैं तो केवल जो उसमें डॉवर की रकम होती है वो फुल रकम उसको अदा करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 14, ए सुन्नी मैरिज विदाउट विटनेस इज। जो सुन्नी मैरिज होती है अगर उसमें कोई विटनेसेस नहीं है तो वो इर्रेगुलर होगी। उसमें 2 विटनेस कंपलसरी है, 2 पुरुष विटनेस या 1 पुरुष 2 महिला विटनेस उसमें कंपलसरी होती हैं। कंपलसरी में अगर उसमें कोई विटनेस नहीं है तो वो मैरिज इर्रेगुलर होगी। अभी हमने बताया वाइड और वाइडेबल मैरिज कब होंगी, वाइड और वाइडेबल मैरिज कब होगी, जब रियल सिस्टर होगी, रियल डॉटर प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में जो है, जो मुस्लिम के प्रोहिबिटेड हैं उनमें से केवल वाइडेबल होगी, बाकी जितनी मैरिज हैं वाइडेबल नहीं होंगी, इर्रेगुलर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ मुता मैरिज। मुता मैरिज, ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ मुता मैरिज, इसमें क्या होता है कि अभी इसमें डिस्कस किया कि नाइदर द हस्बैंड नॉर द वाइफ हैज अ राइट। पति और पत्नी का कोई राइट नहीं होता है, केवल क्या होता है, ओनली फॉर एंजॉयमेंट, एंजॉयमेंट के लिए वो मैरिज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मेनी विटनेसेस आर नेसेसरी इन शिया मैरिज, शिया मुस्लिम मैरिज। शिया मुस्लिम मैरिज में अभी हमने सुन्नी की बात करी थी जस्ट इसके बारे कि उसमें 2 विटनेस या 1 पुरुष 2 महिला या 2 पुरुष होना कंपलसरी है, लेकिन जो शिया मुस्लिम है उसमें विटनेस होना कंपलसरी नहीं है। नो विटनेसेस इज रिक्वायर्ड, उसमें कोई विटनेस की जरूरत नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 17, मुता मैरिज कम्स टू एन एंड बाय। मुता मैरिज का अंत, मुता मैरिज का अंत किसके द्वारा किया गया, हिबा ए मुद्दत, हिबा ए मुद्दत के द्वारा मुता मैरिज का एंड हुआ। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाते हैं, ऑन कंज्यूमिनेशन ऑफ ए मुता मैरिज
द वाइफ इज इंटाइटल टू, जब मुता मैरिज का कंज्यूमेशन हो जाता, मतलब मुता मैरिज पूरी हो जाती है, तब उसमें क्या होता है कि जो उसकी वाइफ होती है वो फुल डॉवर, पूर्ण मेहर की हकदार होती है और उसको पूर्ण मेहर अदा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 19, आफ्टर डिवोर्स ए मुस्लिम वुमेन कैन वैलिडिटी रीमैरिज। मुस्लिम मैरिज जब डाइवोर्स हो जाता है तब वो रीमैरिज के लिए कब प्रिपेयर होती है, कब उसको रीमैरिज के लिए, आफ्टर ऑब्जर्विंग द इद्दत पीरियड, जब इद्दत पीरियड उसका ऑब्जर्व हो जाता है या पूरा हो जाता है तब वो रीमैरिज के लिए तैयार होती है। क्वेश्चन नंबर, ये 19 तक क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्वेश्चन नंबर 19 तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20, ए मुस्लिम वुमेन कैन सीक डाइवोर्स इफ द हस्बैंड इज नॉट ट्रेसेबल फॉर ए पीरियड ऑफ। अब इसमें से आता है कि मुस्लिम वुमेन जब उसे पता नहीं चलता कि उसका हस्बैंड कितने कहाँ पर है, उसका हस्बैंड कहाँ है, उस गायब है, तब उसे हम कितने साल तक वेट करते हैं कि 4 इयर्स तक, 4 इयर्स तक उसको हम वेट करते हैं, 4 इयर्स तक। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 में क्या आता है, क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज इद्दत पीरियड प्रेस्क्राइब्ड फॉर ए विडो अंडर मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के में जब इद्दत का पीरियड विडो के लिए, जब उसका हस्बैंड खत्म हो जाता है तो कितना डिसाइड किया गया, उसमें कहा गया कि वो 4 लूनर मंथ्स एंड 10 डेज, 4 लूनर मंथ एंड 10 डेज उसका जो है वो डिसाइड होगा। और इसमें से क्वेश्चन नंबर 21 छूट गया। क्वेश्चन नंबर 21 होगा, तुहर मीन्स, तुहर का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 21, तुहर, तुहर का मतलब क्या होता है, द पीरियड बिटवीन 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, 2 मासिक पीरियड जो होते हैं उनके बीच का जो समय होता है उसको हम तुहर कहते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 21 था वो क्वेश्चन नंबर 22 है और क्वेश्चन नंबर 21 ये जो अभी लास्ट में बताया ये है। क्वेश्चन नंबर 23, मैरिज ड्यूरिंग इद्दत पीरियड इज, इद्दत पीरियड के में जो मैरिज है वो क्या होगी, फसाइद, वो मैरिज जो हो वो फसाइद होगी। किसके बीच में, जो मैरिज ड्यूरिंग द इद्दत पीरियड, इद्दत पीरियड के बीच में, उसके बीच में कर दी जाएगी वो। अब क्वेश्चन नंबर 24, हाउ मेनी ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स are provided for a Muslim woman under section 2 of the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939। 1939 जो मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 है उसमें तलाक के लिए, डिवोर्स के लिए कितने ग्राउंड दिए गए हैं, उसमें से ये याद रखना है उसमें 9 ग्राउंड दिए गए हैं। कितने ग्राउंड दिए गए, उसमें से ओनली 9 ग्राउंड्स दिए गए। उन ग्राउंड के हिसाब से तलाक लिया जा सकता है और उसको हमने जब इसके पहले वीडियो बनाए थे डिवोर्स का तो उसमें उसको हमने एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 25, द प्रोविजंस ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 गिव्स राइट ऑफ जुडिशियल डाइवोर्स। जुडिशियल डाइवोर्स उसमें किया किसको दिया गया, ओनली वाइफ, क्योंकि हस्बैंड के लिए क्या है कि हस्बैंड उसमें से डिवोर्स अगर 3 बार बोल देता था और वो उसको सुन लिया, ओरल या रिटेन किसी भी तरीके से 3 बार उसको डिवोर्स हो जाता तो वो उसका वैलिड हो जाता था हस्बैंड की तरफ से। लेकिन वुमेन की तरफ से ये जुडिशियल राइट उसको दे दिया गया था कि वो उसमें से अपना तलाक ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 26, इन मुस्लिम लॉ
When husband and wife both desire separation, the transaction is known as, जब हस्बैंड वाइफ दोनों आपसी सहमति से मुस्लिम में तलाक लेना चाहते हैं या अलग अलग रहना चाहते हैं, तब उसको हम मुबारात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुबारात। क्वेश्चन नंबर 27, by the third pronouncement, by the third pronouncement of talaq, which kind of talaq becomes effective? जो 3 बार तलाक बोलते हैं और वो तलाक इफेक्टिव हो जाए, इट मीन्स उनका डिवोर्स हो जाए, वो उसे हम क्या कहते हैं? तलाके हसन। तलाके हसन, उसको हम तलाके हसन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इफ ए मुस्लिम हस्बैंड हैज falsely charged his wife adultery, the process of react is called, अगर कोई महिला वुमेन अपने पुरुष अपने हस्बैंड के प्रति एडल्ट्री का ब्लेम लगा देती है, वो ब्लेम झूठा होता है, तब उसको हम लियान बोलते हैं। तब हम उसको क्या बोलते हैं? लियान बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, मोहर मदर्स राइट हैव टू द कस्टडी ऑफ माइनर चाइल्ड इज नोन एज, जो मदर होती है वो इसमें अगर कोई बच्चा है उसको मेल बच्चा है तो उसको वो 7 इयर्स तक कस्टडी में उसकी रह सकता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम हिजानत बोलते हैं। इसको हम हिजानत बोलते हैं कि वो जो माइनर बच्चा है वो वाइफ्स की कस्टडी में कितने साल और कैसे रख सकते हैं, उसको हम हिजानत बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अंडर मुस्लिम लॉ द ओनली नेचुरल गार्जियन इज नोन, जो मुस्लिम लॉ के अनुसार है उसमें नेचुरल गार्जियन किसको बोलते हैं? जो क्योंकि एग्रीमेंट के तहत उसका निकाह हुआ है, उसका मैरिज हुआ है, हिंदू में तो उसका संस्कार हुआ है, इसलिए दोनों को नेचुरल गार्जियन, हस्बैंड और वाइफ मतलब मदर और फादर दोनों को नेचुरल गार्जियन मानते हैं। लेकिन मुस्लिम में ये चीज़ विशेष याद रखना है कि केवल और केवल फादर को नेचुरल गार्जियन मानते हैं, मदर को नेचुरल गार्जियन नहीं मानते। क्वेश्चन नंबर 31, द लीगल गार्जियंस ऑफ ए मुस्लिम माइनर फीमेल इज, जो लीगल गार्जियन होता है, अभी हमने बताया कि मुस्लिम जो माइनर फीमेल है उसका नेचुरल गार्जियन कौन होता है? फादर होता है, जबकि माइनर वो क्या है? फीमेल है, लेकिन वो मदर के पास में रह सकती है, उसको पाल पोस सकती है मदर। क्वेश्चन नंबर 32, द एसेंशियल ऑफ वैलिड गिफ्ट अंडर मोहम्मदन लॉ इज, जो मुस्लिम लॉ होता है उसमें वैलिड गिफ्ट वैलिड कब होगी? तो उसमें से कहा गया कि अगर कोई गिफ्ट देते हैं और दूसरा उस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर ले, और एक्सेप्ट करने के बाद में उसके पोजीशन में चला जाए, जो हम डोनी है जिसको हम गिफ्ट दे रहे हैं, गिफ्ट लेने वाला उसके पोजीशन में ले ले और एक्सेप्ट कर ले, तभी वो एसेंशियल तो इसमें कहा कि जो वैलिड गिफ्ट है वो कब होगी? तो डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, जो हम गिफ्ट दे रहे हैं प्रॉपर्टी का, जिस भी चीज का, वो उसके पोजीशन में चली जाए, देन वो वैलिड होगी। क्वेश्चन नंबर 33, a gift made by a Muslim may be revoked कब होगी मुस्लिम लॉ में? बिफोर डिलीवरी ऑफ पोजीशन, जब तक डिलीवरी नहीं होगी वो उसमें से एक्सेप्टेबल या गिफ्ट वैलिड नहीं होगी। इसका मतलब जब तक उसके पोजीशन में नहीं गई तब तक वो रिवोक्ड है। क्वेश्चन नंबर 34, हिबा ऑफ ए फ्यूचर प्रॉपर्टी ऑफ मुस्लिम लॉ इज, जो हिबा होता है वो जो फ्यूचर प्रॉपर्टी है वो क्या होगी? वाइट होगी। हिबा ऑफ ए फ्यूचर प्रॉपर्टी इन मुस्लिम इज वाइट। अब इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 35, अंडर मुस्लिम लॉ ए bequest कैन validity be made to a child in womb so long it is born from the date of will within the period of, हमने इसमें एक्सप्लेन किया था कि जब भी कोई बच्चा
अगर माँ के गर्भ में है और जो विल व्यक्ति करता है, जो मुस्लिम पर्सन ने विल किया और विल करने के 6 मंथ के बीच में अगर वो बच्चा बॉर्न हुआ, पैदा हुआ, तो वो लीगल हकदार हो जाएगा। अगर 6 मंथ से बाद में वो बॉर्न हुआ या पैदा हुआ तो फिर लीगल हकदार नहीं होगा, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि उसमें जान जो है 6 मंथ के आफ्टर 3 मंथ्स वो आ जाती है, इसलिए उसको 6 मंथ्स मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ वक्फ द प्रॉपर्टी बिकम्स वेस्टेड इन। जब वक्फ में हम प्रॉपर्टी को दान कर देते हैं, वक्फ में हम निहित कर देते हैं, तो माना जाता है कि वो प्रॉपर्टी गॉड की है, वो प्रॉपर्टी पर्सन की नहीं है, वो प्रॉपर्टी किसकी है? गॉड। और गॉड एक पर्सन के उसमें हम उसमें लिखते हैं, तो इसमें क्या है कि वो प्रॉपर्टी गॉड में निहित मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 37, द मैनेजर ऑफ वक्फ इज नोन एज। जो वक्फ होता है उसका मैनेजर, जो उसका कर्ता धर्ता सारा उसके अंडर में चलता है, उसको हम मुतवल्ली मानते हैं, उसको हम मुतवल्ली मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, वक्फ कैन मेड बाई। वक्फ किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो वक्फ हर एक पर्सन के द्वारा वक्फ बनाया जा सकता है। इसमें कहा गया, अगर धर्म की बात आती है तो हिंदू भी बनाते हैं और मुस्लिम भी बनाते हैं, और मुस्लिम की बात आती है तो वो उसमें से हर पर्सन बना सकता है, माइनर लेकिन ना हो। तो इसमें हिंदू एंड मुस्लिम दोनों ही वक्फ बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एक्नॉलेजमेंट ऑफ legitimacy about a child made by Muslim is revocable। इसमें क्या होता है? रिवोकेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 40, हिजनत मीन्स। हिजनत अभी इसके लास्ट में आया था कि हिजनत क्या होती है? कस्टडी ऑफ मदर एंड फादर अपॉन चाइल्ड ओनली। क्या होता है कि मदर और फादर जो होते हैं उनके कस्टडी केवल बच्चों के लेने के लिए उसको हिजनत बोलते हैं। हिजनत का मीनिंग ही यही होता है। तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार किसी इंसॉल में या जुडिशियल एग्जाम्स में पूछे गए, उनको एक बार हमने रिवाइज करने के लिए इसमें से बता दिया। बाकी आप बुक से इंसॉल्व से इनको कर सकते हैं। अब ये मुस्लिम लॉ नियर अबाउट कंप्लीट है। अगर इसमें कोई पार्ट बचता है तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट एक्ट को हम स्टार्ट करेंगे। मुस्लिम लॉ यहाँ से कंप्लीट है। ओके, थैंक यू, जय हिंद।